आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। देखिए, अभी तक आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम जितने भी शिफ्ट में हुए हैं तो मैं देख रहा हूँ नदी व बांध से 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा नदी व बांध, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस टॉपिक से आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा, चाहे आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो या किसी भी डेट में एग्ज़ाम हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न रहेगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा न केवल भारत की सबसे लंबी नदी है बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो गाइस, भारत का सबसे ऊंचा बांध है तेही बांध। इसको क्या कहते हैं? तेही बांध। भागीरथी नदी पर स्थित तेई बांध अपनी ऊंचाई लगभग 260 मीटर और बहुउद्देशीय उपयोग, विद्युत सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण के लिए जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सो गाइस, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सिंचाई, विद्युत उत्पादन एवं जल वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा। सो गाइस, अगला प्रश्न है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री उत्तराखंड में स्थित है। यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी को धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। पांचवा प्रश्न देखेगा, सिंधु नदी किस प्राचीन सभ्यता की जननी मानी जाती है? तो सिंधु नदी जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन जननी मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, मानव इतिहास की पहली विकसित सभ्यताओं में से एक है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, बांध निर्माण के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से? तो बांध निर्माण के मुख्य उद्देश्य हैं जल संचयन, सिंचाई, विद्युत उत्पादन एवं बाढ़ नियंत्रण। बांध प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला प्रश्न देखेगा। दिल्ली में पानी पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से किस नदी का उपयोग किया जाता है? तो दिल्ली में पानी पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए यमुना नदी का उपयोग किया जाता है। दिल्ली में यमुना नदी पानी से लेकर विभिन्न जल उपचार संयंत्रों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। भारत में सबसे बड़े जलाशय का निर्माण किस बांध के होता है? तो भारत में सबसे बड़े जलाशय का निर्माण इंदिरा सागर बांध के पीछे होता है। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध का विशाल जलाशय सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेगा। नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से प्रमुख उपाय अपनाए जाते हैं? नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण, कचरा प्रबंधन एवं सख्त पर्यावरणीय कानून अपनाए जाते हैं। सामुदायिक जागरूकता और प्रभावी सरकारी नीतियों के परिवर्तन से नदियों के प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है कि सरदार सरोवर बांध को लेकर किन प्रमुख विवादों की चर्चा होती रही है? सरदार सरोवर बांध को लेकर जल वितरण और पर्यावरणीय प्रभाव की चर्चा होती रही है। सरदार सरोवर बांध के निर्माण के समय विभिन्न राज्यों के बीच जल संसाधनों के वितरण तथा स्थानीय समुदायों के पुनर्वास को लेकर मतभेद रहे हैं। अगला प्रश्न देखेगा, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र और घग्गर।
ये नदियाँ हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने से जल प्राप्त करती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जीवनदायिनी साबित होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, बांध निर्माण के दौरान पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बांध निर्माण के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है। EIA प्रक्रिया में संभावित पर्यावरणीय नुकसान का पूर्वानुमान लगाकर उपयुक्त बचाव उपायों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, बांध निर्माण में आधुनिक तकनीकी प्रकृति का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो बांध निर्माण में आधुनिक तकनीकी प्रकृति का उपयोग कंप्यूटरीकृत डिजाइन, संरचनात्मक विश्लेषण और सेंसर आधारित निगरानी के द्वारा। इस तकनीकी से निर्माण प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और दीर्घकालिक रख रखाव में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि बांध निर्माण से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए कौन सी नीतियां लागू की जाती हैं? तो बांध निर्माण से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास और पुनः स्थापना योजनाएं नीतियां लागू की जाती हैं। प्रभावित समुदायों को आवास, वित्तीय सहायता एवं रोजगार के अवसर प्रदान करके उनका पुनः स्थापना सुनिश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, नदियों में जल आपूर्ति के असंतुलन को दूर करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? तो नदियों में जल आपूर्ति के असंतुलन को दूर करने के लिए जल संरक्षण, संचयन एवं सिंचाई प्रणालियों में सुधार, आधुनिक जल प्रबंधन तकनीकी से नदियों के जल स्तर को नियंत्रित कर सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बांध निर्माण में प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को ध्यान में रखते हुए किन परिस्थितियों पर विशेष जोर दिया जाता है? तो बांध निर्माण में प्राकृतिक आपदाओं के खतरों को ध्यान में रखते हुए भूकंप, बाढ़ और तूफान पर विशेष जोर दिया जाता है। डिजाइन में इन प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए उन्नत सुरक्षा मानकों और तकनीकी उपायों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। भारतीय नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के विकास में नदी की क्या भूमिका होती है? जलापूर्ति, परिवहन और कृषि विकास में। ऐतिहासिक दृष्टि से नदियों के किनारे बसे शहर व्यापारिक केंद्र और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित हुए हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। बांध निर्माण के आर्थिक लाभों में कौन कौन से पहलू शामिल होते हैं? तो बांध निर्माण के आर्थिक लाभों में विद्युत उत्पादन, सिंचाई और रोजगार सृजन शामिल होते हैं। ये लाभ क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई जाती हैं? गंगा स्वच्छता मिशन, नर्मदा योजना आदि चलाई जाती है। इन योजनाओं के तहत नदियों की सफाई, औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण और जागरूकता अभियानों पर जोर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। स्मार्ट बांध प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्मार्ट बांध प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य है रियल टाइम निगरानी, आपदा प्रबंधन और दक्ष संचालन सुनिश्चित करना। स्मार्ट सेंसर और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से बांधों की संरचनात्मक स्थिति पर निरंतर नजर रखी जाती है, जिससे संभावित खतरों का समय रहते पता चल जाता है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया में विद्युत उत्पादन के हिसाब से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दुनिया में विद्युत उत्पादन के हिसाब से सबसे बड़ा बांध है थ्री गॉर्जेस डैम, चीन। थ्री गॉर्जेस डैम लगभग 22,500 मेगावाट की विद्युत क्षमता के साथ विश्व में जल विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। भारत में सिंचाई हेतु बांधों का प्रमुख उपयोग किस नदी से संबंधित है? तो भारत में सिंचाई हेतु बांधों का प्रमुख उपयोग गंगा नदी से संबंधित है। गंगा के किनारे विकसित सिंचाई योजनाएं कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। बांध निर्माण में संरचनात्मक स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटरीकृत संरचनात्मक विश्लेषण की तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह वह तकनीक है संभावित कमजोरियों की पहचान करके निर्माण प्रक्रिया को सुरक्षित और दीर्घकालिक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल संसाधनों के साझा उपयोग के लिए कौन सी प्रमुख संधि हस्ताक्षरित हुई थी? इंडर वाटर ट्रीटी संधि जो है वो हस्ताक्षरित हुई थी 1960 में। इस संधि ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंचाई और जल वितरण के विवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, बांध निर्माण से प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? तो बांध निर्माण से प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता में कमी और मछली प्रवास में बाधा, बांधों के कारण जल प्रवाह में परिवर्तन से स्थानीय वनस्पति और जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास प्रभावित हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, जल संचयन की आधुनिक विधि के रूप में कौन सी तकनीक लोकप्रिय हो रही है? तो जल संचयन की आधुनिक विधि के रूप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन तकनीक लोकप्रिय हो रही है। इस तकनीक से न केवल जल संरक्षण होता है बल्कि घरेलू एवं कृषि उपयोग के लिए जल उपलब्धता भी सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, बांध निर्माण के दौरान सामाजिक पुनर्वास के लिए किस प्रकार की योजनाएं अपनाई जाती हैं? तो बांध निर्माण के दौरान सामाजिक पुनर्वास के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास योजनाएं अपनाई जाती हैं। इस योजनाओं में प्रभावित लोगों को नई भूमि, आवास और रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी जीवन शैली को पुनः स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वर्तमान में भारत में किस नदी पर बड़ी बांध परियोजनाओं के विकास पर जोर दिया जा रहा है? सतलुज नदी पर जोर दिया जा रहा है। सतलुज नदी पर विकसित हो रही परियोजनाएं क्षेत्रीय सिंचाई, विद्युत उत्पादन और आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, बांधों के माध्यम से किस प्रकार के आपदा प्रबंधन को सक्षम बनाया जाता है? तो बांधों के माध्यम से बाढ़ नियंत्रण और जल वितरण प्रबंधन को सक्षम बनाया जाता है। नियंत्रित जल प्रवाह से बाढ़ के जोखिम में कमी आती है और संकट के समय तेजी से राहत कार्य संभव हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आधुनिक बांधों में जल स्तर की निगरानी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। रिमोट सेंसर और डेटा लॉगर्स उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये उपकरण रियल टाइम डेटा प्रदान करते हैं जिसमें बांध की संरचनात्मक स्थिति और संभावित खतरों का समय रहते पता चल जाता है। अगला प्रश्न है, नदी में बाढ़ नियंत्रण के लिए किन संरचनाओं का निर्माण किया जाता है? तो नदी में बाढ़ नियंत्रण के लिए बाढ़ बांध, डाइवर्स एवं रिवर बैंक, रीनेचुरेशन स्ट्रक्चर्स, इन संरचनाओं के निर्माण से बाढ़ के समय पानी को नियंत्रित प्रवाह सुनिश्चित किया जाता है जिससे बाढ़ की क्षति कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, सरकारी स्तर पर नदियों के प्रबंधन में किस तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो सरकारी स्तर पर नदियों के प्रबंधन में स्मार्ट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग होता है। यह तकनीक रियल टाइम डेटा एकत्र कर नदी के जल स्तर, प्रदूषण और प्रवाह में बदलाव की सूचना देती है जिससे तत्काल निर्णय लेना संभव होता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, नदी तट सुरक्षा के लिए कौन से उपाय अपनाए जाते हैं? तो नदी तट सुरक्षा के लिए हार्ड इंजीनियरिंग जैसे दीवार बांध और सॉफ्ट इंजीनियरिंग, वन रोपण एवं प्राकृतिक रिनेचुरेशन अपनाए जाते हैं। ये उपाय न केवल कटाव रोकते हैं बल्कि प्राकृतिक परिस्थिति को भी संतुलित रखने में सहायक होते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा, नदी के किनारे बसे शहरों में जल स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो नदी के किनारे बसे शहरों में जल स्तर में गिरावट का मुख्य कारण है अत्यधिक जल उपयोग और एवं भूमिगत जल निकासी। मानव गतिविधियों के कारण प्राकृतिक जल पुनर्भरण में कमी आती है और जिससे सतत जल स्तर बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सो गाइस, अगला प्रश्न, भारत में बाढ़ प्रबंधन के लिए किस संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा जारी दिशा निर्देश और नीतियां बाढ़ के दौरान त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों में सहायक सिद्ध होती है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, नदी संरक्षण के लिए कौन सी प्रमुख नीतियां लागू की जाती हैं? प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन एवं जल पुनःचक्रण योजनाएं लागू की जाती हैं। इन नीतियों के माध्यम से औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्टों को नियंत्रित कर नदी की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है। सो गैस, अगला प्रश्न देखेगा, बांधों की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए कौन सा नियमित परीक्षण किया जाता है? संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी, सेंसर और डेटा लॉगर्स की मदद से बांध की स्थिति, दायरे और संभावित खतरों का समय रहते पता लगाया जाता है। जल संकट के समय बांधों से किस प्रकार की सहायता प्राप्त की जा सकती है? तो जल संकट के समय बांधों से आपातकालीन जल आपूर्ति एवं राहत वितरण सहायता प्राप्त की जा सकती है। संकट के समय नियंत्रित जल संचयन से प्रभावित क्षेत्रों को तत्काल पानी उपलब्ध कराना संभव होता है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, नदी के जल प्रवाह में अनियमितता को कम करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो नदी के जल प्रवाह में अनियमितता को कम करने के लिए जल प्रवाह नियंत्रण तकनीक एवं सिंचाई प्रणालियों का समन्वय। इस तकनीक से जलाशयों में पानी का स्तर स्थिर रहता है और सूखे एवं बाढ़ दोनों के प्रभाव में
कमी आती है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, जल संसाधन प्रबंधन में नदियों और बांधों के समन्वय को कैसे सुनिश्चित किया जाता है? एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन से IWRM विभिन्न क्षेत्रों कृषि उद्योग घरेलू उपयोग के बीच संतुलित जल वितरण सुनिश्चित करता है, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, नदी के किनारे कटाव रोकने हेतु किस प्राकृतिक तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो नदी के किनारे कटाव रोकने हेतु रिवर बैंक रिनेचुरेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में स्थानीय वनस्पति के पुनः स्थापना से नदी के किनारे की स्थिरता और जैव विविधता में सुधार होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, बांधों के जल संचयन में सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती कौन सी होती है? तो बांधों के जल संचयन में सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती क्या होती है? जल वाष्पीकरण और संचयन के दौरान पानी का नुकसान। उच्च तापमान एवं व्यापक जलाशयों में वाष्पीकरण के कारण संचयी जल का कुछ अंश हमेशा खो जाता है, जिससे प्रबंधन में चुनौती आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बांध परियोजनाओं में नवीन ऊर्जा उत्पादन के लिए किस तकनीक का हाल ही में उपयोग शुरू किया गया है? फ्लोटिंग सोलर पैनल का। फ्लोटिंग सोलर तकनीक बांधों के जलाशयों पर स्थापित होती है, जिससे विद्युत उत्पादन के साथ साथ जल वाष्पीकरण में कमी आती है। अगला प्रश्न देखेगा, जल संसाधन प्रबंधन में डिजिटल मॉडलिंग की मुख्य भूमिका क्या है? तो जल संसाधन प्रबंधन में डिजिटल मॉडलिंग की मुख्य भूमिका है जल वितरण योजना और आपूर्ति के अनुकूलन में। डिजिटल मॉडलिंग से विभिन्न परिदृश्यों का सिमुलेशन करके प्रभावी नीतियां और आपूर्ति प्रणालियों विकसित की जाती हैं। सो गाइस, अगला प्रश्न है, भारत में बांध निर्माण के सामाजिक प्रभावों का आकलन किस प्रक्रिया से किया जाता है? तो भारत में बांध निर्माण के सामाजिक प्रभावों का आकलन सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया से किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रभावित समुदायों का पुनर्वास, आवास एवं आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्राकृतिक कारणों से नदी का जल स्तर में गिरावट के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? वाष्पीकरण, जल निकासी एवं कम वर्षा। मौसमी बदलाव और पर्यावरणीय प्रभाव के कारण नदी का जल स्तर प्राकृतिक रूप से प्रभावित होता रहता है। बांधों में संरचनात्मक दरारों संभावित खतरों की निगरानी के लिए कौन सी आधुनिक तकनीक अपनाई जाती है? इंस्ट्रूमेंटेड निगरानी प्रणाली एवं ड्रोन सर्वेक्षण। ये तकनीक रियल टाइम डेटा प्रदान करती है, जिससे समय रहते मरम्मत और सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, जलाशयों के पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कौन सा उपाय प्रमुख रूप से अपनाया जाता है? तो जलाशयों के पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जैव विविधता संरक्षण एवं कड़े पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाता है। पर्यावरणीय नियमों के तहत जलाशयों में प्रदूषण नियंत्रण, वनस्पति और जीव जंतुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन में किस संगठन के सिद्धांतों को मॉडल माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन में यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन सिद्धांत का मॉडल माना जाता है। ये सिद्धांत साझा जल संसाधनों के संरक्षण, स्वच्छता और प्रभावी उपयोग के लिए वैश्विक मानदंड प्रदान करते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, नदी और बांध परियोजनाओं में नवाचार किस प्रकार क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो नदी और बांध परियोजनाओं में नवाचार जो है ना, उन्नत तकनीकी समाधान और संरचनात्मक सुधार के माध्यम से प्रभावित करते हैं। नवाचार से उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार के नए अवसर और क्षेत्रीय विकास में तेजी आती है, जिससे दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित होती है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, अगर आप एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।